आप लोगों को जो क्लास है वो प्रॉपर तरीके से दिख रही है, क्लियर है सारा कुछ? फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का 6 पेपर जो है वो है आप लोगों का हिंदी का। और आज हम लोग हिंदी में डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों की 7th क्लास। 6th क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था अभ्यांतर प्रयत्न के बारे में, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं देवनागरी लिपि के बारे में। साथ ही हम लोग देखेंगे कि लिपि क्या होती है, इन सब के बारे में आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फटाफट सभी लोग आ जाइए। 2 मिनट हमें वो है लिपि, और ये आप लोगों के डीएलएड 2016 एग्जाम में पूछा गया है। लिपि जो है ये आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देवनागरी लिपि, यहाँ से आप लोगों के एग्जाम में हर बार हिंदी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि देवनागरी लिपि क्या होती है, लिपि क्या होती है। आगे मौखिक भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने हेतु चिन्हों का प्रयोग किया जाए हम लोग लिपि कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? हम लोग जो कुछ बोलते हैं, मतलब हम लोग बोलने में कौन सी भाषा यूज करते हैं? मौखिक भाषा के थ्रू ही तो हम लोग बोलते हैं। कोई बात को, जैसे मैं आप सभी ये चीज आपको समझा रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ ना, और इसी को मैंने आपको ये लिखित फॉर्म में यहाँ लिख के बताया हुआ है कि क्या चीज कैसे रहने वाली है। तो हम लोग जो भाषा बोलते हैं और उसी भाषा को हम लोग लिखते हैं। जिस भाषा को आप लोग बोलते हो और जो बोलने वाली भाषा है उसी में ही आप लोग अपनी लिखित भाषा या लिखते हो कुछ भी, उसे ही हम लोग कहते हैं लिपि। मतलब आप लोग जिस भाषा का प्रयोग बोलने में कर रहे हैं वही भाषा का प्रयोग अगर आप लोग लिखने में करते हैं तो वो आपकी कहलाती है लिपि। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे आपको समझ में आया लिपि क्या होती है। बहुत ईजी लैंग्वेज में समझते हैं इसको कि लिपि क्या होती है। जिस भाषा का प्रयोग हम लोग बोलने में करते हैं और उसी भाषा का प्रयोग हम लोग लिखने में करते हैं उसे ही हम लोग लिपि कहते हैं। तो चलिए आगे समझते हैं और क्या होती है लिपि, और चीजें देखते हैं लिपि के बारे में। यहाँ से आप लोगों के डीएलएड 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको प्रॉपर्ली तरीके से समझते हुए चलना है। साथ ही साथ मेरे साथ साथ आप लोगों को नोट्स बनाने हैं, जिससे कि आप लोगों का जो एक्स्ट्रा टाइम है वो वेस्ट ना हो। लिपि किसी भाषा की लगभग सभी ध्वनियों को प्रतीक रूप में प्रस्तुत करती है। इसके माध्यम से मनुष्य बिना प्रत्यक्ष संपर्क में आए हुए भी अपने संदेशों को आदान प्रदान कर सकते हैं। मतलब जो लिपि होती है वो किसी भी भाषा में जो हम लोग ध्वनियों को प्रयोग करते हैं उसे हम लोग प्रतीक के फॉर्म में, प्रतीक आप समझ रहे हो, प्रतीक मतलब होता है लिखना किसी चीज का, आपका एक सिंबल कह सकते हो। प्रतीक मतलब होता है सिंबल। जैसे सिंबल में जो भी हम लोग बोल रहे हैं, जो भी ध्वनि मतलब जो हम लोग सुनाई देती है हम लोग उसे ही ध्वनि कहते हैं। या हम लोग जो भाषा बोल रहे हैं उसे हम लोग सिंबल्स के फॉर्म में लिख देते हैं, उसे हम लोग लिपि कहते हैं। तो जो लिपि होती है उसे हम लोग उनकी ध्वनियों को हम लोग सिंबल्स के रूप में लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, इसके माध्यम से मनुष्य बिना प्रत्यक्ष संपर्क में आए हुए अपने संदेशों का आदान प्रदान कर सकते हैं। मतलब लिपि में ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है कि आप फेस टू फेस ही बात कर सकते हैं। आप लोग जो आप बोल रहे हो उसे लिख के भी किसी के पास तक पहुंचा सकते हो। जैसे कि कमेंट्स हैं, कमेंट जो है वो आप मुझे लिख के पहुंचा रहे हो ना, अपनी बात को आप लोग मुझे कमेंट्स के फॉर्म में मतलब लिख के पहुंचा रहे हैं। तो ये क्या है? ये आप लोगों की लिपि है कि आप लोग जो भाषा का बोलने में यूज करते हैं वही आप लोग लिखने में भी यूज करते हैं। कुछ लिपियां निम्नलिखित हैं, कुछ लिपियां जो है वो निम्नलिखित हैं, हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले जो है वो है देवनागरी लिपि है। क्या है? सबसे फर्स्ट जो है वो है आप लोगों की देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि के बारे में हम लोग समझेंगे। आज हम लोग देवनागरी लिपि के बारे में प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे कि देवनागरी लिपि क्या होती है। देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा, उर्दू भाषा जो है उसकी आप लोगों की लिपि जो है वो देवनागरी नहीं है। संस्कृत भाषा की जो लिपि है वो आप लोगों की देवनागरी है। मराठी भाषा की जो लिपि है वो आप लोगों की देवनागरी है। उसके साथ ही नेपाली भाषा जो है उसकी लिपि भी है जो वो भी आप लोगों की देवनागरी लिपि ही है। भी लिपि होती है उसके बारे में देखते हैं क्या है। प्राचीन काल में संस्कृत और पाली जो है उसकी आप लोग कह सकते हो, संस्कृत और पाली भाषा की जो लिपि होती है उसे हम लोग ब्रह्मी लिपि कहते हैं। मतलब संस्कृत भाषा की 2 लिपियां हैं, एक तो ब्रह्मी लिपि और साथ में देवनागरी लिपि। तो ब्रह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि जो है उसका उद्गम हुआ है या उसका विकास हुआ है। सबसे पहले सबसे जो पुरानी लिपि है वो आप लोगों की ब्रह्मी लिपि ही है। उसके बाद ही आप लोगों की देवनागरी लिपि का उद्गम हुआ है ब्रह्मी लिपि के थ्रू। आगे देखते हैं। थर्ड है आप लोगों का गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि मतलब पंजाबी के आप लोगों ने सुना होगा गुरुमुखी जो लिपि है वो पंजाबी भाषा की लिपि है। आगे देखते हैं। फोर्थ जो है वो है तमिल लिपि। तमिल लिपि जो है वो है तमिल भाषा की लिपि जो है वो तमिल लिपि है। फिफ्थ जो है गुजराती भाषा की लिपि जो है वो गुजराती लिपि है। उसके साथ ही बंगाली लिपि, बांग्ला भाषा की जो लिपि है वो आप लोगों की बंगाली लिपि है। उसके बाद 7th जो है वो है कानो लिपि, मतलब जापानी भाषा की जो लिपि है वो कानो लिपि है। यहाँ हम लोगों ने कुछ भाषाएं देखी कि कौन कौन सी भाषाएं हैं, तो उसके बारे में हम लोगों ने उनकी लिपियां देखी कि कौन कौन भाषा की कौन कौन सी लिपियां हैं। ये सारा कुछ हमने देखा। आगे हम लोग समझते हैं क्या है चित्र लिपियां। ये सरलीकृत चित्र होते हैं। मतलब कुछ आप लोगों की चित्र की लिपियां भी होती हैं, और चित्र की लिपियां मतलब कि जो चित्र होते हैं बहुत छोटे छोटे या सरल तरीके के जो चित्र होते हैं उन्हीं से आप लोगों की लिपियों का विकास होता है। जैसे कि देखते हैं, समझते हैं। सबसे फर्स्ट जो है वो है प्राचीन मिश्र लिपि। ये मिश्र लिपि है आप लोगों की। मिश्र लिपि कौन सी है? तो ये प्राचीन मिश्री है। मतलब इसमें आप लोगों के छोटे छोटे चित्रों के माध्यम से लिपि को प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद है चीनी लिपि। चीनी मतलब मंदारिन या कंटोनी। उसके बाद है अगली कांजी लिपि। इसे हम लोग जापानी भाषा की जो लिपि है वो कांजी लिपि है।
कानो लिपि जो है ये आप लोगों की भाषा की लिपि है, जबकि जापानी चित्रों की लिपि जो है वो है आप लोगों की कांजी लिपि। चीनी जो चित्र बनाते हैं उनकी लिपि जो है वो चीनी लिपि है, और जो प्राचीन मिस्र है उनकी प्राचीन मिस्री लिपि है। ये चित्रों की लिपि है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। हमारी हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है। तो हम लोग देवनागरी लिपि के बारे में पढ़ेंगे। हमारी जो हिंदी भाषा है, हम लोग किस भाषा का यूज करते हैं? हम लोग हिंदी भाषा का यूज करते हैं, और हमारी हिंदी भाषा जो है उसकी लिपि जो है वो है आप लोगों की देवनागरी लिपि। मतलब हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। तो हम लोग देवनागरी लिपि के बारे में डिस्कस करेंगे कि देवनागरी लिपि क्या होती है, उसे हम लोग समझेंगे। आगे देखते हैं कि वर्णमाला से ही हम लोगों की हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। मतलब जो हिंदी की वर्णमाला है उसी से तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। तो हिंदी भाषा की लिपि भी देवनागरी है, और हिंदी वर्णमाला की लिपि भी जो है वो आप लोगों की देवनागरी है। देवनागरी लिपि को ही हम लोग नागरी लिपि भी कहते हैं, क्योंकि इसका विकास जो है ये आप लोगों की ब्राह्मी लिपि से हुआ है, और बहुत चीज़ें आने के बाद आप लोगों का विकास हुआ है। देखेंगे हम लोग किस तरीके से आप लोगों के देवनागरी लिपि का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से, ये हम लोग आगे देखेंगे। नगरी लिपि भी कहते हैं, यह आधुनिक हम लोग देवनागरी लिपि भी कहते हैं इसको, क्योंकि आधुनिक समय में मतलब अभी के समय में हम लोग जो लिपि का यूज करते हैं वो देवनागरी लिपि है। तो संस्कृत भाषा और आपकी हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। हमारी वर्णमाला एवं लिपि संसार की सबसे विकसित वर्णमाला है और लिपि मानी जाती है। हमारी जो वर्णमाला है, हम लोग जिस वर्णमाला का यूज करते हैं और जो भी लिपि का यूज करते हैं, तो हम लोग वर्णमाला जो है हम लोग की छोटा बड़ा का खा ये है हम लोग की वर्णमाला, और लिपि जो है वो हम लोग की देवनागरी लिपि है। तो पूरे संसार में सबसे ज्यादा विकसित लिपि जो है वो आप लोगों की देवनागरी लिपि है। उसके साथ ही वर्णमाला जो है वो सबसे ज्यादा विकसित वर्णमाला जो है वो अपने भारत की ही है। मतलब जो हम लोग वर्णमाला यूज करते हैं, देवनागरी लिपि जो है वो आपकी सबसे ज्यादा विकसित लिपि है, क्योंकि इसमें नए नए चिन्ह और ध्वनियां बना लिए गए हैं। मतलब जो इसमें नए नए चिन्ह हैं, आपको देखना आप सभी वर्ण के अलग अलग चिन्ह होते हैं, उसके साथ ही सभी वर्णों की अलग अलग ध्वनियां होती हैं। इस वजह से आप लोगों की ये सबसे ज्यादा विकसित लिपि है। इसके साथ साथ आप ये भी कह सकते हो कि सबसे ज्यादा आप लोगों की वैज्ञानिक लिपि इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें आप लोगों की सभी चीजें प्रॉपर तरीके से दी हुई हैं। आपकी जो वर्णमाला होती है उसमें आपको सारी चीजें विकसित तरीके से मिल जाएंगी, मतलब प्रॉपर तरीके से मैनेज मिल जाएंगी। इसलिए वैज्ञानिक लिपि जो है वो आप लोग कहते हो कि वैज्ञानिकों के द्वारा ये एक प्रॉपर तरीके से जो वेल मैनेज जो है ये आप लोगों की वर्णमाला है। चलिए आगे देखते हैं, आगे समझते हैं। संस्कृत की लिपि भी देवनागरी है। संस्कृत भाषा की जो लिपि है वो भी आप लोगों की कौन सी है? वो भी आप लोगों की देवनागरी लिपि ही है संस्कृत भाषा की। इसका विकास जो है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। मतलब जो देवनागरी लिपि है उसका विकास जो है वो आप लोगों की ब्राह्मी लिपि से हुआ है। आगे देखते हैं, ब्राह्मी लिपि का विकास निम्न क्रम से हुआ है। हम लोग अब ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास देखते हैं, किस तरीके से ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। तो सबसे पुरानी जो है वो है ब्राह्मी लिपि। इसका ब्राह्मी लिपि नाम क्यों रखा गया? क्योंकि देखिए हम लोग के जगत के जो आप लोग कहते हैं कि जगत के जो पालनहारी है या फिर जगत का जिन्होंने विकास किया है वो कौन थे? वो ब्रह्मा थे, जिन्होंने जगत की उत्पत्ति की थी, जिन्होंने मानव की उत्पत्ति की थी या इस संसार की उत्पत्ति की थी। तो वो कौन थे? वो थे आप लोगों के ब्रह्मा। तो देवों की जो भाषा कही जाती है उसे हम लोग ब्रह्मा कहते हैं। मतलब जो देवों के देव है वो आपके ब्रह्मा है, और उन्हीं के नाम से इस भाषा का नाम भी ब्रह्मी लिपि रख दिया गया है। मतलब जिसकी उत्पत्ति का कुछ अता पता नहीं हो उसे हम लोग ब्रह्मा की उत्पत्ति कह सकते हैं, इसलिए इसका नाम ब्रह्मी लिपि रखा गया है। आगे देखते हैं, ब्राह्मी लिपि से आप लोगों की ये आगे बढ़ती है तो गुप्त लिपि में कन्वर्ट होती है। गुप्त लिपि के बाद ये आपकी कुटिल लिपि में कन्वर्ट होती है, और कुटिल लिपि के बाद ये आप लोगों की प्राचीन नागरी लिपि में कन्वर्ट होती है, और प्राचीन नागरी के बाद ये आप लोगों की देवनागरी लिपि बन जाती है। तो अभी हम लोग कौन सी लिपि डिस्कस कर रहे हैं? अभी हम लोग कर रहे हैं देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है या जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? वो ब्राह्मी लिपि से हुई है। तो आप लोगों को समझ में आया कि जो देवनागरी लिपि है उसका विकास जो है वो ब्राह्मी लिपि के थ्रू ही हुआ है। वैज्ञानिक है जो आप लोगों की देवनागरी लिपि के बारे में बताते हैं, तो वो समझते हैं। देवेंद्र कुमार शास्त्री के अनुसार, डॉक्टर देवेंद्र कुमार शास्त्री हैं, वो बताते हैं, क्या बताते हैं कि सर देखा जाए सबसे अच्छी लिपि जिसे माना जाता है वो आप लोगों की देवनागरी लिपि को माना जाता है, क्योंकि यह संसार की लिपियों में सबसे अधिक वैज्ञानिक है। मैंने कहा था ना, ये वैज्ञानिक लिपि जो है वो आप लोगों की कौन सी है? देवनागरी लिपि आप लोगों की वैज्ञानिक लिपि है। तो हम लोग कह सकते हैं संसार या विश्व की आधुनिक सभी लिपियों में देवनागरी लिपि जो है उसका स्थान सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह संसार की लिपियों में सबसे ज्यादा वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक क्यों है? क्योंकि इसमें आप लोगों ने देखा होगा प्रॉपर तरीके से बांटा गया है कि स्वर क्या होता है, फिर व्यंजन क्या होता है, बांटे गए हैं। व्यंजन प्रॉपर तरीके से बांटे गए हैं। उसके बाद ध्वनियों के आधार पर आप लोगों के स्वर कौन कौन से हैं और आप लोगों के व्यंजन कौन कौन से हैं, वर्ड कौन कौन से हैं, ये सब चीजें बताई गई हैं। इसलिए जो आप लोगों की देवनागरी लिपि है वो सबसे अधिक वैज्ञानिक लिपि है। तो आगे समझते हैं, आगे देखते हैं अगले जो वैज्ञानिक है उन्होंने क्या बताया है देवनागरी लिपि के बारे में, वो देख लेते हैं। जॉन क्रस्ट के अनुसार ये क्या कहते हैं? देवनागरी लिपि हिंदुओं की या फिर हिंदुस्तान की जो सम्मानित लिपि है, कौन सी? देवनागरी लिपि। ये क्या है? ये मानव के मस्तिष्क से निकलती हुई वर्णमालाओं में यह सबसे अधिक पूर्ण वर्णमाला वाली है। मतलब आप कह सकते हो इन्होंने भी आप लोगों की वर्णमाला या देवनागरी लिपि की तारीफ की है कि इतनी अच्छी और इतनी स्पष्ट लिपि जो है वो आप लोगों की देवनागरी लिपि है। आगे समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के 2017 और 2015 एग्जाम में पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन? देख लेते हैं।
समझते हैं देवनागरी लिपि की विशेषताएं कौन कौन सी हैं वो हम लोग समझेंगे। ये क्वेश्चन जो है ये आप लोगों के 2015 और 2017 एग्जाम में पूछा गया है। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं कि देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या होती हैं। देखते हैं, ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, यहाँ आप लोगों को इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर लेना है, बिकॉज यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन जो है वो 2015 और 2017 में पूछे गए हैं। ओके, लिपि है उसका प्रत्येक अक्षर मतलब एक एक वर्ण आप लोगों का उच्चारित होता है। हम लोगों ने देखा आप लोगों का जैसे स्वर हो गए, स्वर में आप लोगों की सभी ध्वनियां होती हैं। व्यंजन जो है व्यंजन वर्णों की भी आप लोगों की ध्वनियां होती हैं, जैसे का वर्ग कंठ से बोला जाता है। तो ये क्या है, ये आप लोगों की वर्णों की ध्वनियां होती हैं। तो मतलब जो एक एक वर्ड है वो आप उसको प्रॉपर तरीके से उच्चारित कर सकते हो, मतलब प्रॉपर तरीके से बोल सकते हो। इसीलिए तो इसे देवनागरी लिपि को वैज्ञानिक लिपि कहा है, क्योंकि सभी वर्णों की अलग अलग ध्वनियां होती हैं और सभी भाषा मतलब सभी चीजों के लिए एक एक प्रॉपर अलग अलग वर्ण दिया गया है। आगे देखते हैं सेकंड क्या है। सेकंड है देवनागरी लिपि सरल तथा इसकी लिखावट सुगठित है। मतलब जो देवनागरी लिपि है वो बहुत सरल लिपि है और इसकी लिखावट जो है वो प्रॉपर तरीके से है। मतलब ऐसा नहीं आप कुछ भी लिख लो, जैसे कि आपको छोटा आ बनाना है तो इस तरीके से आप लोगों को बनाना पड़ेगा, बड़ा आ बनाना है तो इस तरीके से आप लोगों को बनाना पड़ेगा। अब इसकी कोई अरबी और वो कहते हैं ना कर्सिव वर्सिव राइटिंग नहीं है कि आप ऐसे करके कुछ भी बना दें। इसको क्या, इसको आपको प्रॉपर तरीके से बनाना पड़ेगा जैसे एक बार ये बनाई गई है, मतलब आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। इसलिए जो आपकी देवनागरी लिपि है वो सरल है और इसकी लिखावट जो है वो आप लोगों की सुगठित है, मतलब प्रॉपर तरीके से अच्छे से प्रॉपर एक गठित करी गई है। आगे समझते हैं, देवनागरी लिपि में एक ध्वनि के लिए केवल एक ही वर्ड है। मतलब देवनागरी लिपि क्या है, कोई भी ध्वनि है उसका केवल एक ही वर्ड है। कंठ जो है, कंठ का अगर कंठ से कोई भाषा का है तो फिर का ही है, खा है तो खा ही है। ऐसा नहीं है का को खा बोल रहे हैं, खा को का बोल रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। देवनागरी लिपि में एक ध्वनि के लिए केवल एक ही वर्ड है। आगे समझते हैं हम लोग। फोर्थ क्या है आप लोगों का पॉइंट, फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्या है, देवनागरी लिपि का प्रत्येक अक्षर सुंदर एवं वक्र होता है। वक्र मतलब आप समझ रहे हो, का ये वक्र है आपका, एक वक्र बनता है। फिर आप कह सकते हो खा या का, इस तरीके से एक प्रॉपर वक्र बनता है आपका। इसलिए बोला गया है देवनागरी लिपि का प्रत्येक अक्षर सुंदर एवं वक्र होता है, मतलब प्रॉपर तरीके से होता है। आगे देखते हैं, फिफ्थ पॉइंट क्या है, देवनागरी लिपि में वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है। मतलब का के बाद खा आएगा ये श्योर है, खा के बाद गा आएगा ये श्योर है, गा के बाद घा आएगा ये श्योर है। मतलब वर्णमाला में जो क्रम है वो प्रॉपर व्यवस्थित तरीके से लगाया हुआ है। मतलब का के बाद खा ही आएगा, का के बाद गा नहीं आ सकता है, या खा के बाद घा नहीं आ सकता है, खा के बाद आपका गा ही आएगा। तो क्या है, ये प्रॉपर तरीके से व्यवस्थित है, इसमें आप कुछ का कुछ भी नहीं लिख सकते हो। इसलिए देवनागरी लिपि में वर्णमाला का वर्णक्रम जो है वो वैज्ञानिक कहा जाता है। अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, फिफ्थ पॉइंट। सिक्स पॉइंट क्या है, सिक्स पॉइंट है देवनागरी लिपि का प्रयोग व्यापक रूप में किया जाता है। व्यापक मतलब होता है बड़े पैमाने पर, मतलब प्रॉपर तरीके विशाल तरीके से इसका किया जाता है, मतलब ज्यादातर इसका यूज किया जाता है। तो देवनागरी लिपि का जो प्रयोग है वो व्यापक रूप से किया जाता है। तो ये कुछ आप लोगों के 6 पॉइंट थे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इस वजह से आप लोगों को इसको प्रॉपर तरीके से समझ लेना है। और आप लोगों के यहाँ से 2017 में क्वेश्चन पूछा भी गया है डीएलएड के, और 2015 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक बार देवनागरी लिपि की विधि क्या होती है तो चलिए समझते हैं, ये देखते हैं। इसमें संकेतों को अक्षर के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। जो आप लोगों की अक्षर लिपि होती है इसमें संकेतों को अक्षर के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। मतलब जो संकेत आप बोलते हो, कोई भी आपने संकेत किया तो उसका क्या करते हैं, उसे हम लोग किसी न किसी एक अक्षर के माध्यम से व्यक्त करते हैं। और आगे देखते हैं, वर्णों के माध्यम से नहीं किया जाता है, वर्णों के माध्यम से नहीं किया जाता है, जबकि अक्षरों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। आगे देखते हैं, इसमें व्यंजनों के लिए 2 ध्वनियां प्रयुक्त होती हैं। इसमें व्यंजनों के लिए 2 ध्वनियां प्रयुक्त की जाती हैं, किसमें, अक्षर लिपि में। देखते हैं, समझते हैं इसको क्या होती है अक्षर लिपि। तो जैसे का है आप लोगों का, कोई भी व्यंजन है आप लोगों का, इसमें आप लोगों की 2 ध्वनियां होती हैं। जो ये आपका का है, ये देखा जाए तो इसे प्रॉपर तरीके से सही नहीं माना जाता है। मतलब ये 2 अक्षरों से मिलकर बना होता है आप लोगों का। देखते हैं कौन कौन से, समझते हैं। जैसे कि आपका का है तो ये आपका का अगर देखा जाए तो प्रॉपर ये आपका सही नहीं है। अगर सही का देखा जाए तो का के नीचे जो आप लोगों का हलंत आता है, साथ ही इसमें आप लोगों का स्वर होता है। मतलब हमने आप लोगों को बताया था कि व्यंजन की परिभाषा क्या होती है, तो का में आ लगाएंगे तो आ क्या है, आ आपका स्वर है। इसलिए हमेशा कोई भी व्यंजन में स्वर लगा होता है। मतलब जितने भी व्यंजन होते हैं सभी स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए सभी व्यंजनों में आप लोगों का स्वर लगा रहता है, स्वर ऐड रहता है। जैसे कि ये का है तो अगर इसे हम लोग शुद्ध रूप में देखें तो का प्लस आ होगा। आ क्या है, स्वर है, और ये का क्या है, ये आपका व्यंजन है। का के नीचे आपका हलंत जो लगा रहता है यही शुद्ध रूप होता है आप लोगों के हिंदी भाषा में। तो का में क्या है, का प्लस आ 2 ध्वनियां होती हैं। मतलब ये का की कंठ से बोली जाती है, आ जो है ये भी आपके कंठ से बोली जाती है। तो क्या है, यहाँ पे 2 ध्वनियां हैं, कौन कौन सी है, एक तो का की ध्वनि है, दूसरी आ की ध्वनि है। ओके, तो 2 ध्वनियां है ना यहाँ पे। तो एक बार परिभाषा फिर से समझते हैं। इसमें संकेत, आगे देखते हैं, मात्रा युक्त वर्ण क्या होते हैं। अब हम लोग मात्राओं के बारे में पढ़ेंगे, मात्रा क्या होती है और कौन कौन सी मात्राएं होती हैं आप लोग की हिंदी भाषा में, कितनी मात्राएं होती हैं, इन सब के बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे मात्रा युक्त वर्ण कौन कौन से होते हैं, या मात्रा युक्त वर्ण क्या होता है। हिंदी भाषा में व्यंजनों और स्वरों को मिलाकर लिखा जाता है। सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं हिंदी भाषा में। जब भी हम लोग कुछ बोलते हैं तो उसमें क्या होता है, इसमें हम लोग अपने मुख से स्वर और व्यंजनों को मिलाकर ही एक हिंदी भाषा का
यूज करते हैं, या किसी भी भाषा को बोलने के लिए, या हम लोग कह सकते हैं हिंदी भाषा को बोलने के लिए स्वर और व्यंजनों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप का बोल रहे हो तो का में क्या है, का में एक आपका ये व्यंजन का तो है ही, साथ में आपका स्वर भी है। तो हम लोग जब किसी भी भाषा को बोलते हैं तो उसमें का और आ मतलब व्यंजन और स्वर दोनों का प्रयोग करते हैं। दोनों से मिलकर ही आप लोग की हिंदी भाषा बनी होती है। तो हिंदी भाषा में व्यंजनों और स्वरों को मिलाकर लिखा जाता है। सभी स्वरों की मात्राएं हम लोग समझते हैं, कौन कौन सी स्वर की मात्राएं होती हैं एक एक करके हम लोग समझते हैं। होती हैं, जबकि आप लोगों के स्वर जो है वो आप लोगों के 11 स्वर होते हैं, और मात्राएं जो है वो आप लोगों की 13 मात्राएं होती हैं। कल के क्वेश्चन पेपर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर वर्णमाला पूरी देखी जाए तो उसमें कितने वर्ण होते हैं, तो आप लोगों के 52 वर्ण होते हैं वर्णमाला में। स्वर जो होते हैं वो आप लोगों के 11 होते हैं। ओके, वो देखते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटू ऊ, बड़ू ऊ, ऋषि, ए, ओ, औ, अंग, अहा। ये क्या है, ये 13 आप लोगों के वर्ण होते हैं या अक्षर होते हैं। छोटा आ होता है, उसकी मात्रा जो होती है केवल एक ये आप लोगों का प्लेन डंडा होता है। ये क्या है, ये छोटा आ की मात्रा है। बड़ा आ की जो मात्रा होती है वो एक आप लोगों की इस तरीके से होती है, मतलब एक जो आपकी ये डंडा होता है ये आप लोगों की बड़ा की मात्रा होती है। छोटी ई की मात्रा कुछ आप लोगों की इस तरीके से होती है, मतलब आगे की साइड जो ये मात्रा लगी रहती है ये छोटी ई की होती है। इसके साथ ये आप लोगों की पीछे की साइड जो मात्रा लगी रहती है ये आप लोगों की बड़ी ई की मात्रा होती है। छोटू ऊ की मात्रा जो है ये आप लोगों की इस तरीके से रहती है अंदर की साइड, और बड़ी ई की जो मात्रा है वो आप लोगों की रहती है बाहर की साइड। ओके, उसके बाद ऋषि की मात्रा देखते हैं। तो ऋषि की मात्रा कुछ इस तरीके से होती है। ए की मात्रा जो है ये आप लोगों की इस लाइन के ऊपर होती है, एक मात्रा जो है वो ए की होती है, और ए की आप लोगों की 2 मात्राएं होती हैं। उसके बाद देखते हैं ओ की मात्रा। ओ की मात्रा एक डंडा प्लस एक मात्रा होती है। औ की मात्रा एक डंडा और 2 मात्राएं होती हैं। ये किसकी, औ की मात्रा है। उसके बाद देखते हैं अंग। अंग जो होता है ये आप लोगों की ऊपर मात्रा होती है, एक बिंदी होती है, मात्रा नहीं होती है। उसके साथ जो अंग अहा होता है इसमें आप लोगों की 2 ये लगी रहती हैं, जिसे हम लोग विसर्ग भी कहते हैं। तो ये क्या है, ये टोटल आपकी 13 मात्राएं हैं। आप लोगों ने बचपन में आई थिंक पढ़ा होगा कि मात्राएं क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं। तो आपको समझ में आया कि आप लोगों की 13 मात्राएं कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन से वर्ण की कौन कौन सी मात्राएं होती हैं। ये आप लोगों को अभी है हिंदी में व्यंजनों और स्वरों को मिलाकर लिखा जाता है, तभी आप लोगों की हिंदी भाषा प्रॉपर बनती है। जब तक आप लोग, और हिंदी भाषा में हम लोग क्या करते हैं, मात्राओं का यूज करते हैं किसी भी शब्द को बोलने के लिए, या आप लोग किसी भी चीज को अपनी बताते हो तो आप लोग किसी का नाम लेते हो तो उसमें मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा को आप लोग बिना मात्राओं की सहायता से नहीं बोल सकते हैं, इसलिए हिंदी भाषा में मात्राओं का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। आगे हम लोग समझते हैं। 11 लाइक्स ही हैं ओनली, मतलब इतने कम लाइक्स यार। चलिए कोई बात नहीं, हम अब आगे अपने पढ़ाने फोकस करते हैं। लाइक्स वाला जो है ये आप लोगों के ऊपर है कि आप लोगों को क्लास अगर पसंद आती है देन तभी आप लोग करेंगे, तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो आगे देखते हैं। क्रम, क्रम एक 1 2 3 आप लोगों की क्रम है। यहाँ पे स्वर हैं, जितने भी आप लोगों के स्वर होते हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। मात्राएं आप लोगों की यहाँ पे लिखी हुई हैं। इस तरीके का आप लोगों का एक प्रॉपर चार्ट बना लेना है प्रॉपर तरीके से। उसके साथ ही वर्ण मात्रा के साथ, यहाँ वर्ण मात्रा के साथ दिए गए हैं, साथ ही प्रयोग करके देखेंगे किस तरीके से यहाँ प्रयोग किए गए हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्वरों का मूल रूप में प्रयोग किस तरीके से हम लोग करते हैं। तो इस तरीके का आप लोगों को प्रॉपर ये चार्ट बना लेना है सारा कुछ। तो चलिए हम लोग समझते हैं इसको, प्रॉपर चार्ट को। इस तरीके कुछ आप लोगों को चार्ट बना लेना है। अब यहाँ पे जितनी भी मात्राएं हैं सब एक ही जगह आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए चार्ट बनाया है कि आप लोग इसी तरीके से एक जगह सारा कुछ पढ़ लें। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि करके स्वरों की मात्राएं देखते हैं क्या होती है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है छोटा आ। छोटा आ की मात्रा जो होती है वो कुछ ये होती है, मतलब एक डंडा होता है। किस तरीके से छोटा आ की मात्रा को हम लोग यूज करते हैं वो देख लेते हैं, समझते हैं। का प्लस आ, ये क्या है, का के नीचे हलंत लगा हुआ है, और जब हलंत लगा होता है तो मतलब इससे पता चलता है का जो है ये आपका व्यंजन है, और व्यंजन वर्ण को बोलने में स्वरों की सहायता ली जाती है, इसलिए आप लोगों का ये आ जो है ये आपका स्वर होता है, तब जाके आप लोगों का ये प्रॉपर एक व्यंजन बनता है। ये आपका आधा का है और उसमें अगर आ ऐड हो जाएगा तो ये आपका पूरा का बन जाएगा। इसलिए जब भी शुद्ध फॉर्म है, शुद्ध फॉर्म आपका यही होता है, मतलब शुद्ध तरीके से जो का लिखा जाता है वो इस तरीके से ही लिखा जाता है, का हलंत प्लस आ, तो ये आपका का बन जाता है वर्ण मात्रा के साथ। तो जो आ की मात्रा है ये केवल आपकी एक होती है, इसलिए यहाँ पर का प्लस आ होगा। तो इसको प्रयोग कैसे करेंगे, इसको प्रयोग हम लोग करेंगे कुछ इस तरीके से कि कटहल, कटहल में क्या है, काट, आप इसको कटहल को हम लोग एक तरीके से प्रॉपर समझते हैं, का प्लस आ। इसके साथ ही आप लोगों का जो टा है, टा प्लस आ, सभी में आप लोगों के आ लगा हुआ है, मतलब छोटा की मात्रा जो है ये सभी जगह लगी हुई है, लेकिन छोटा की मात्रा दिखती नहीं है ये, क्योंकि आपकी ये वर्ण में ही कनेक्ट होती है, मतलब जो ये व्यंजन है इसी में आप लोगों की कनेक्ट होती है। इसलिए यहाँ पे अगर आप लोगों की देखी जाए, इसको अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से कट करके देखें तो का प्लस आ, टा प्लस आ, हा प्लस आ और ला प्लस आ, इस तरीके से होगी। तो इनको अगर हम लोग मिला के पढ़ेंगे तो ये होगा कटहल, क्योंकि आ की मात्रा जो होती है वो आपकी छिपी रहती है अंदर। आगे देखते हैं कमल, कमल में भी आपकी क्या है, आ की मात्रा लगी हुई है, का प्लस आ, मा प्लस आ, ला प्लस आ, इस तरीके से। तो ये है कमल। स्वरों का मूल रूप में प्रयोग हम लोग अनार, अनार में किस तरीके से आ में छोटा, आ जो है वो छोटा है ना, तो अनार ये क्या है, इसमें छोटा है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या है, छोटा की, यहाँ हम लोगों ने मात्राओं का प्रयोग करके देखा और यहाँ पे हम लोगों ने स्वरों का मूल रूप हम लोगों ने यहाँ पे देखा। चलिए आगे देखते हैं, आगे समझते हैं सेकंड क्या है। सेकंड जो है ये है आप लोगों का बड़ा आ। बड़ा आ की जो मात्रा होती है वो एक आप लोगों की इस तरीके से डंडा होता है,
यहाँ पे आपका डंडा होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा का प्लस ये हलंत, का में हलंत लगा हुआ है प्लस बड़ा आ, तो ये आपका बन गया का। ये का था, यहाँ इसे पढ़ेंगे हम लोग का, मतलब ये बड़ा आ गया ना, तो बड़ा आ को हम लोग थोड़े ज्यादा प्रेशर से बोलते हैं ना, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे का, क्योंकि यहाँ पे का के नीचे हलंत प्लस बड़ा आ लगा हुआ है, यहाँ बड़ा आ की मात्रा है आप लोगों की, तो ये हो गया का। इससे आप लोगों का प्रयोग शब्द बनते हैं काम, काला। ये क्या है, इसमें आप लोगों की बड़ा आ की मात्रा लगी हुई है। काला में क्या है, का प्लस बड़ा आ, ला प्लस बड़ा आ, और काम में क्या है, का प्लस बड़ा आ प्लस मा। ये आप लोग क्या है, ये आप लोगों का काम हुआ, और ये क्या हुआ, काला। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो बड़ा आ की मात्रा का प्रयोग किया गया है, जैसे कि आम, आम में क्या है, बड़ा आ की मात्रा दी गई है। आगे देखते हैं, क्लियर हुआ, आगे समझते हैं हम लोग। छोटी ई, छोटी ई को आप, छोटी की मात्रा आपको पता है कि इस तरीके से अंदर की साइड होती है, तो ये क्या है, ये छोटी ई की मात्रा है। देखते हैं इसका कैसे प्रयोग करेंगे। ना प्लस हलंत है, ना में आप लोगों का हलंत लगा है प्लस छोटी ई की मात्रा, तो ये क्या होगा, ना में छोटी की मात्रा लगेगी, तो इसे हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ेंगे नी। आप लोग ना में छोटी की मात्रा लगती है तो क्या पढ़ते हैं, नी पढ़ते हैं। आप लोग कखारा पढ़ा होगा ना, का खा, का खा खा ऐसे करके पढ़ते हैं ना, खखारा जो था आप लोगों का ऐसे कुछ बोला जाता है उसको। तो इसी तरीके से ना के नीचे हलंत लगा है, ना में छोटी ई की मात्रा लग जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का नी। आगे पढ़ते हैं, निवाश। निवाश में क्या है, आप लोगों की छोटी की मात्रा लगी है, ना में छोटी की मात्रा लगी है, तो इससे आप लोगों का शब्द बनता है निवाश। जैसे कि इत्र है, इत्र में क्या है, इत्र में छोटी की मात्रा का प्रयोग किया गया है, तो आपको समझ में आया, ना में छोटी की मात्रा लग जाएगी तो ये आप लोगों का निवाश हो जाएगा। और अगर हम लोग देखे जाए, इत्र भी आप लोगों का छोटी की मात्रा इत्र में भी लगती है। आगे समझते हैं। फोर्थ है आप लोगों का बड़ी की मात्रा। बड़ी में क्या है, आप लोगों की ये बाहर की तरफ, मतलब इस तरफ आप लोगों की घूमी रहती है, तो ये बड़ी की मात्रा है। चा में हम लोग अगर बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो ये क्या होगा, ची होगा। क्या होगा, ची। जैसे ची से क्या क्या बन जाएगा आप लोगों के, जैसे कि चीन हो गया, चीन में क्या है, बड़ी की मात्रा है। चीक है, चीक में क्या है, बड़ी की मात्रा है। जैसे कि ईद है, ईद में क्या है, ईद में आप लोगों की बड़ी की मात्रा का प्रयोग किया गया है। यहाँ हम लोग मात्राओं का प्रयोग करना सीख रहे हैं, किस प्रकार से मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। आप लोगों का फिफ्थ है छोटू की मात्रा। छोटू की मात्रा में क्या है, छोटू की मात्रा में आप लोगों के अंदर की साइड ये आप लोगों की मात्रा लगती है। क्या लगती है, अंदर की साइड मात्रा लगती है। जैसे कि का में हलंत लगा है प्लस ऊ, तो का में छोटू की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कू। क्या पढ़ेंगे हम लोग, कू पढ़ेंगे। तो ये क्या हुआ, आपका कू हो गया। कौन कौन से बनेंगे, तो कू से बनेगा कुली, और कू से आप लोगों का बनेगा कुम्हार। कुम्हार में क्या है, छोटू की मात्रा का यूज हुआ है, इसलिए आपका बना कुम्हार। और कुली में भी आप लोगों के काम में छोटू की मात्रा का यूज हुआ है, इसलिए आपका कुलू बना, कुली बना, सॉरी। तो उदास, जैसे ये उदास है, उदास में क्या है, ये ऊ है आप लोगों का, क्या है ये स्वर। अगर देखा जाए तो कौन सा स्वर है, ये आप लोगों का उदास में ऊ स्वर है। आगे देखते हैं। आगे है सिक्स आपका बड़ू। बड़ू में क्या है, बड़ू की मात्रा जो है ये आप लोगों की बाहर की साइड लगती है, जिसमें आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता था कि कहाँ पे छोटू की मात्रा आएगी, कहाँ पे बड़ू की मात्रा आएगी। तो का में हम लोग बड़ू की मात्रा लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कू। क्या हो जाएगा, कू। कू से आप लोगों के दो शब्द बनेंगे, जैसे कि कूल। कूल में क्या है, का के नीचे बड़ू की मात्रा है, तो आपका बना कूल। और का में हमने बड़ू की मात्रा लगाया तो ये आपका बन गया कूप। क्या बन गया, कूप। और हम लोग अगर स्वर के फॉर्म में देखें तो स्वर के फॉर्म में ये बन जाएगा आपका ऊर्जा। क्या बन जाएगा, ऊर्जा, क्योंकि यहाँ बड़ू का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं। आगे देखेंगे ऋषि। ऋषि का जो मात्रा होती है ये आपकी कुछ इस तरीके से होती है, और इसका प्रयोग कैसे करते हैं वो देखेंगे। का के नीचे अगर हम लोग ऋषि की मात्रा लगाएंगे तो ये आपका बन जाएगा क्रा। कैसे, जैसे कि कृष्णा। कृष्णा में क्या है, नीचे ऋषि की मात्रा है। जैसे कि कृपा, ये क्या है, इसमें भी नीचे ऋषि की मात्रा है। अगर हम लोग स्वर के फॉर्म में यूज करेंगे तो इस तरीके से आपका ये आपका नया शब्द बनेगा, जैसे कि ऋण। ऋण क्या है, इसमें भी ऋषि की मात्रा का प्रयोग किया गया है। आगे समझते हैं एट। एट क्या है, ए में क्या है होती है, एक मात्रा लगती है। तो ता में अगर हम लोग एक मात्रा लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका ते। और ते से आप लोगों के दो शब्द बनते हैं, जैसे कि तेल और जैसे कि तेला। क्या है, तेरा। तेरा में क्या है, ता में एक ही मात्रा लगी है तो तेरा बन गया। और तेल क्या है, तेल में एक ही मात्रा लगी है, इसलिए आप लोगों का तेल बन गया। आगे देखते हैं, जैसे कि एकता। आगे समझते हैं नाइन्थ। नाइन्थ में क्या है, ए होगा। और ए में आप लोगों की, आई में आप लोगों की दो मात्रा लगती हैं। सॉरी, ये ए नहीं, ये आई है। आई में आप लोगों की दो मात्राएं लगती हैं, वो देखते हैं दो मात्राओं का प्रयोग कैसे करेंगे। तो का में अगर दो मात्राएं बनी लगेंगी तो हो जाएगा आपके कै। क्या हो जाएगा, कै। कैसे क्या होता है, कैसे आप लोगों के दो शब्द बनते हैं, जैसे कि कैमरा और जैसे कि कैलाश। कैलाश में क्या है, दो मात्राएं ऊपर लगी हुई हैं। और यहाँ पे है ये कैमरा। कैमरा में भी आप लोगों की दो मात्राएं लगी हुई हैं। अगर स्वर के फॉर्म में देखें, जैसे कि ये हो गया ऐसा। ऐसा क्या है, ये आप लोगों की इसमें एक ही मात्रा लगी हुई है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है टेंथ। टेंथ में क्या है आप लोगों का, वो समझते हैं। टेंथ है आप लोगों का ओ की मात्रा। ओ की मात्रा में एक डंडा प्लस एक मात्रा होती है। का में अगर हम लोग ओ की मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा आपका को। और को का हम लोग प्रयोग करके देखेंगे तो कोमल। क्या होगा, कोमल। कोमल में ओ की मात्रा है। कोयल। कोयल में ओ की मात्रा है। तो ये क्या है, अगर स्वर के फॉर्म में देखें तो ये आपका ओणम जो है, इसमें ओ की मात्रा लगी हुई है। आगे देखते हैं। 11th क्या है आप लोगों का, औ। औ में क्या है, आप लोगों की दो मात्राएं लगी हुई हैं, एक डंडा प्लस दो मात्राएं लगी हुई हैं। क्या, का प्लस का में अगर हम लोग औ की मात्रा लगाते हैं तो ये आपका कौ बन जाएगा। और कौ से मतलब कौन और कौआ। कौआ में दो मात्राएं प्लस है, मतलब औ का यूज किया है, और कौन में भी हम लोगों ने औ का यूज किया है। तो ये अगर स्वर के फॉर्म में देखें, ये हो गया औरत। आगे समझते हैं। अंग हम लोग देखेंगे। अंग का हम लोग बिंदी का प्रयोग करते हैं। का में अगर हम लोग अंग की बिंदी लगाएंगे तो ये कन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कन। जैसे कि अंक, ये क्या है, अंक। और अगर हम लोग स्वर के फॉर्म में देखेंगे तो ये पंख। यहाँ पे हमने अंग की बिंदी का प्रयोग किया है। जो है वो है अंक की बिंदी आहा, मतलब ये आहा होता है, मतलब अंक की बिंदी हम लोगों ने पढ़ी है 12 नंबर। और 30 नंबर जो है ये आहा की बिंदी। तो हम लोग ता में अगर आहा की बिंदी लगाएंगे तो ये क्या होगा,
ता में अगर हम लोग आहा की बिंदी लगाएंगे तो ये आपका हो जाएगा ता, और ये क्या होता है अता, ता से बनता है आप लोग अता, और दुख, दुख में क्या है ये हम लोगों ने आहा की 2 बिंदियां लगाई हैं, और अता में भी हम लोगों ने आहा की 2 बिंदियां लगाई हैं। आगे हम लोग देखते हैं। तो ये क्या हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया, कि आप लोगों का चार्ट बना हुआ था। इस चार्ट में मैंने सारी चीजें आप लोगों की डिस्कस कर ली, कितनी मात्राएं हैं और किन किन मात्राओं में कौन कौन सा वर्ड यूज करते हैं, इनका प्रयोग किस तरीके से किया जाता है, स्वरों का मूल रूप में प्रयोग किस। जब दो भिन्न व्यंजनों को एक साथ मिलाकर लिखा जाता है तब वे वर्ण संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। मतलब जब दो भिन्न व्यंजन, जो डिफरेंट दो व्यंजनों को जब हम लोग एक साथ लिखते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वो आपके कहलाते हैं संयुक्त वर्ण। वर्णों के बारे में हम लोगों ने देखा था, जैसे कि आप लोगों का कोई भी हो गया, जैसे आपका क्या हो गया, किसे ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि आपका कोई भी, आप लोगों ने 2 वर्ण हम लोगों ने देखे थे संयुक्त वर्ण जो होते हैं, वो आप लोगों के हम लोगों ने देखे छत्रक ज्ञा जो होते हैं, ये आपके संयुक्त वर्ण होते हैं। उसके साथ ही आप लोगों के जो ओ अव होते हैं, ये भी आप लोगों के संयुक्त वर्ण होते हैं। तो संयुक्त वर्ण में क्या होता है, जब 2 वर्ण आप लोगों के 2 वर्णों से कोई एक वर्ण का निर्माण होता है उसे हम लोग संयुक्त वर्ण कहते हैं। आगे समझते हैं इसको। उच्चारण करते समय जिस प्रकार व्यंजन एवं स्वर ध्वनियों को मिलाकर बोला जाता है, उसी प्रकार से 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का उच्चारण भी संयुक्त रूप से किया जाता है। मतलब जिस तरीके से हम लोग 2 वर्णों को जोड़ के हम लोग कोई ध्वनि का उच्चारण करते हैं, उसी तरीके से आप लोग के 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का उच्चारण भी हम लोग संयुक्त रूप से कर सकते हैं। देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं, इसको समझते हैं। संयुक्त है हिंदी में जिस तरीके से, मतलब हिंदी में जिस तरह से 2 या 2 से अधिक व्यंजनों को हम मिलाकर बोलते हैं, उसी तरीके से उसको मिलाकर लिखते भी हैं। मतलब जिस तरीके से हम लोग 2 व्यंजनों को मिलाकर आपस में बोलते हैं, उसी तरीके से हम इसको लिखते भी हैं। जैसे कि छत्रक ज्ञा हो गया, ये सब आपके, या ओ और औ जो है ये आप लोगों के क्या है, ये भी आप लोगों के संयुक्त वर्ड हैं। कौन कौन से, ओ और औ। आगे हम लोग देखते हैं, जैसे कि ब्रह्मा, ब्रह्मा में क्या है, यहाँ पे आप लोगों के 2 वर्णों के मिलने से ही आप लोगों का ब्रह्मा बनता है। जैसे ये देखिए, ब्रह्मा में क्या है, नीचे हलंत है, उसके बाद आप लोगों का ये रा है, सॉरी हलंत नहीं रा है, उसके बाद आप लोगों के हा में आधा हलंत लगाया है, और ये आपका बना है माँ। ये आपका देखा जाए तो अलग अलग तरीके से है, लेकिन इसको हम लोग जोड़ के लिख सकते हैं। किस तरीके से लिखते हैं, ये लिखते हैं हम लोग हा और हा में ये डंडा लगा के आप लोगों का ये जोड़ देते हैं। मतलब हा और माँ को जोड़ के हम लोग लिखते हैं, और पीछे आप लोगों का ये बड़ा बना देते हैं। तो इस तरीके से आप लोग ब्रह्मा को तोड़ेंगे तो 2 संयुक्त वर्ण हा और माँ के मिलने से ये प्रॉपर आप लोगों का ब्रह्मा वर्ण बना होता है। समझ में आया आप लोगों को। अच्छा, ये चीज आप लोग, नेक्स्ट है आप लोगों का चिन्ह। चिन्ह भी क्या है, ये भी आप लोगों के 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से 2 शब्दों से चिन्ह मिलकर बना है वो देखते हैं। चिन्ह में आप लोगों के, जैसे ये चा है, चा के बाद आप लोगों के हा में हलंत और ना, ये आप लोगों के हा और ना के मिलने से ये आप लोगों का इस तरीके से बनता है चिन्ह। मतलब ये क्या है, ये भी आप लोगों का संयुक्त वर्ण है। ये बन गया आपका चिन्ह। क्या हुआ, इसमें हा और ना के मिलने से इस तरीके से ये आपका हा बन जाता है। किस तरीके से, ये इस तरीके से आप लोगों का हा बन जाता है। आपको समझ में आया। ऐसे है बुद्धि। बुद्धि भी क्या है, आप लोगों के 2 वर्णों से मिलकर बनी है, 2 व्यंजन वर्णों से मिलकर बनी है बुद्धि। जैसे कि बुद्धि, बुद्धि में क्या है, आप लोगों के दा प्लस धा के मिलने से आप लोगों की बनती है बुद्धि। मतलब ये 2 वर्ण होते हैं, ये आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं और ये आपका एक नया वर्ण बन जाता है। धा के नीचे ये आपके दा के नीचे जो धा लगता है, ये आप लोगों के 2 वर्णों से मिलकर बना होता है। जैसे कि दा और धा, क्या, दा और धा। तो आप लोग क्या होगा, जो आपके दा और धा के मिलने से क्या बनता है, ये इस तरीके से बनता है, और ये बुद्धि इस तरीके से आपकी बन जाती है, धी बन जाता है। इसी तरीके से विद्या जो है, विद्या में भी क्या है, विद्या भी आप लोगों के संयुक्त वर्ण से बनता है। जैसे कि दा और या। पूछा गया था किसके बारे में, मिश्रित वाक्य के बारे में, कि मिश्रित वाक्य क्या होता है। जिन वाक्यों में एक प्रधान तथा अन्य आश्रित उपवाक हों और दोनों, पहले हम लोग समझते हैं कि जिन वाक्यों में एक प्रधान मतलब होता है मेन वाक्य। क्या होता है प्रधान, मतलब मेन वाक्य जो है वो आपका प्रधान वाक्य होता है। तो एक आपका प्रधान वाक्य होगा, उसके साथ एक आपका अन्य वाक्य होगा। क्या होगा, एक आश्रित वाक्य या उपवाक्य होगा। क्या होगा, इसमें एक आपका प्रधान वाक्य होगा और दूसरा जो है वो आप लोगों का आश्रित उपवाक्य होगा। और दोनों जो, जैसे कि जो, जितना, उतना, यदि, तो आदि योजकों द्वारा जुड़े हों उसे हम लोग मिश्रित वाक्य कहते हैं। ये आपको कट कर देना है, क्या कहते हैं, मिश्रित वाक्य कहते हैं। किसे, जब कोई एक प्रधान वाक्य और उसके साथ कोई एक आश्रित वाक्य या कोई एक अन्य वाक्य, 2 वाक्य मतलब आप लोगों के कि, जो, जितना, उतना, यदि, तो आदि से जुड़े होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मिश्रित वाक्य। मतलब 2 वाक्यों को जोड़ने में ये आप लोगों के जो वर्ड हैं वो प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि हो गया कि, ये जितने आपके वर्ड है ना, ये अगर कहीं प्रयोग किए जा रहे हैं तो आप समझ जाइए कि वो आपका मिश्रित वाक्य होगा। क्या होगा, वो आपका मिश्रित वाक्य होगा। 2 वाक्यों के मिलने से ही आप लोगों का जो एक वाक्य बनता है उसे हम लोग मिश्रित वाक्य कहते हैं। और जो 2 वाक्यों से आपके मिलने से एक वाक्य बन रहा है, उसमें आप लोगों के बीच में ये योजक चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि, जो, जितना परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी, यदि परिश्रम करोगे, यहाँ तक क्या है, यहाँ तक ये आपका प्रधान उपवाक्य है। क्या है, प्रधान उपवाक्य है। उसके साथ ही दूसरा जो उपवाक्य है यह है कि तो सफलता मिलेगी। क्या है, तो सफलता मिलेगी। ये क्या है, ये आपका दूसरा उपवाक्य है। कौन सा, दूसरा। और ये क्या है, ये आपका पहला उपवाक्य। तो सफलता मिलेगी, तो क्या है, यहाँ पे ये आपका जोड़ा गया योजक चिन्ह है। क्या है, तो जो है ये आपका योजक चिन्ह है। और यदि जो है ये आपका योजक चिन्ह है। क्या है, यदि। तो दोनों की, जो, जितना, उतना, यदि, तो आदि योजकों
द्वारा जुड़े होते हैं, मतलब जो दोनों होते हैं उसमें क्या होगा, उसमें आप लोगों के ये योजक चिन्ह प्रयोग किए जाएंगे, जैसे कि तो यहाँ पे यूज किया गया है और यदि जो है वो यहाँ पे यूज किया गया है। मतलब दो आप लोग कह सकते हो वाक्यों में जहाँ पे इस ये आप लोगों के योजक चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके मिश्रित वाक्य होते हैं। 2021 जो आप लोगों का ये चल रहा है, जो बैच स्टार्ट हुआ है, 2022 में जो आप लोगों के डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होगा उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जिनके नीचे रेखाएं होती हैं उस वाक्यांश को रेखांकित वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, मतलब जिसके नीचे रेखाएं होती हैं, जिसके नीचे कोई इस तरीके की रेखा खींच दी जाती है उसे हम लोग रेखांकित वाक्य कहते हैं। मतलब क्या कहते हैं, रेखांकित वाक्य कहते हैं। जिसके नीचे रेखाएं होती हैं उस वाक्यांश को, मतलब उस वाक्य को हम लोग कहते हैं रेखांकित वाक्य। समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू एक, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों की, इसलिए ये भी मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस किया। तो आगे देखते हैं, समझते हैं। राम अगर, क्या है यहाँ पे, क्या बताया गया है, राम अगर बाजार जाएगा तो सब्जियां आएंगी। अगर इसमें रेखांकित वाक्य पूछा जाए तो क्या होगा, जिसके नीचे ये रेखा खींची गई है यही आपका रेखांकित वाक्य है। क्या है, यही आपका रेखांकित वाक्य है। अगर इसमें रेखांकित वाक्य पूछा जाए तो कितने हैं, दो आपके रेखांकित वाक्य हैं। कितने हैं, दो हैं। कौन कौन से हैं, बाजार जाएगा और सब्जियां आएंगी। ये क्या है, ये आपके रेखांकित वाक्य हैं क्योंकि इसके नीचे रेखा खींची गई है। क्या की गई है, रेखा खींची गई है। तो जिस भी वाक्य के नीचे रेखा खींची जाएगी उसे हम लोग कहते हैं रेखांकित वाक्य। क्या कहते हैं, रेखांकित वाक्य। जैसे कि राम अगर बाजार जाएगा तो सब्जियां आएंगी, तो ये क्या है, ये आपका रेखांकित वाक्य में इसमें बाजार जाएगा और सब्जियां आएंगी, ये दोनों शब्द जो हैं वो आपके रेखांकित वाक्य हैं। मतलब एक ये और एक ये, दो हैं आप लोगों के रेखांकित वाक्य। आपसे पूछा जा सकता है कि एग्जाम्पल देके कि इसमें कितने रेखांकित वाक्य हैं, तो आप उसे बता सकते हैं। आगे समझते हैं। आप लोगों का ये क्वेश्चन डीएलएड 2015 में पूछा गया है कि लिपि शब्द का प्रथम सोपान होता है। इसका आंसर आप लोगों को बताना है कि लिपि शब्द का प्रथम सोपान क्या होता है। ये क्वेश्चन आप लोगों के डीएलएड 2015 एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी थोड़ा आप लोगों के आउट ऑफ सिलेबस था, तो मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करने का सोचा कि आप लोगों से मैं डिस्कस कर लेती हूँ कि इसका क्या है राइट आंसर। तो फटाफट